हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वही जो मेरा पिछले लेक्चर में जो टॉपिक था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। वही वाला टॉपिक हम आगे लेके चल रहे हैं। तो उस दिन हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि अगर हम दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट उसको कहते हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब अगर दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट मिलना चाहिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है। तो उसी चीज को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज आपका मल्टीप्लिकेशन वाला जितना भी पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी फॉर्मूले मैं बताऊंगा उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह आप कॉपी पेन जरूर निकाल लीजिएगा और जो भी चीज मैं बताते चल रहा हूँ उसको अपने तरीके से अपने 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 राइटिंग स्किल से अपने तरीके से लिख के या समझ के उसको समझने की कोशिश करिए, जिससे आपका वो चीज क्या हो और क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट देखिए होता क्या है। अगर मान लीजिए लेट कर लीजिए कि वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, और वो एंगल कितना बना रहे हैं? जो थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, कैसे बना रहे हैं? देखिए इस तरीके से कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इस तरीके से। और ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। तो अगर हमको हमको इसका मल्टीप्लाई करना है, ए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है बी वेक्टर के साथ, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? एक वेक्टर ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक वेक्टर ही अगर आता है। पिछले लेक्चर में क्या था? एक वेक्टर ना आके हमारा क्या आ रहा था? एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सी वेक्टर जो आ रहा है एक वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे इन दोनों को हम ए और बी वेक्टर को हमको मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलना चाहिए। इसी वजह से इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनका मल्टी वेक्टर प्रोडक्ट को दिखाने के लिए एक ऑपरेटर यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्रॉस कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, क्रॉस आपका क्या होता है? क्रॉस एक ऑपरेटर है, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है वेक्टर में, एक मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपका, इसलिए इसको इसको हम लोग कहते क्या हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। इसको हम लोग क्रॉस कहते हैं। इसीलिए इसी वजह से इसका जो इस मल्टीप्लिकेशन का जो नाम रखा गया वो क्रॉस प्रोडक्ट भी रखा गया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर कोई आपसे पूछ दे कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, तो आप सीधा सा आंसर बता सकते हैं कि अगर हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर एक वेक्टर आता है, तो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस मल्टीप्लिकेशन को दिखाने के लिए एक क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। उसी उसी कारण से इस प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, और देखिए ये चीज आपको समझ में आ गया है कि ए क्रॉस बी करने से हमको एक वेक्टर मिलना चाहिए। और एक चीज है, देखिए अगर वेक्टर क्वांटिटी हो गई आपका, ए क्रॉस बी आपने कर दिया। और हाँ, एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, एंगल थीटा के बारे में। एंगल थीटा के बारे में बात करेंगे तो देखिए
थीटा एंगल जो होता है ये क्या होता है, एक स्मॉलर एंगल बिटवीन स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, थीटा जो एंगल होता है वो स्मॉलर एंगल होता है किसके किसके बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक स्मॉलर एंगल होता है। तो ये रही आपकी बेसिक्स कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अरे सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो एंगल बनता है वो आपका क्या होता है। देखिए एंगल, स्मॉलर एंगल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक एंगल आपका थीटा दिख रहा होगा, एक एंगल तो हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या एंगल जो होगा ये बड़ा एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल से बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा हमको छोटा वाला एंगल लेना है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है सॉरी। तो ये रहा आपका क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक्स बातें। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले पर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे ही बता दे रहा हूं। फॉर्मूला देखिए ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा। इस तरीके से इसका फॉर्मूला, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, तो वहां पे मैं आपको डायरेक्शन के भी बारे में समझा दूंगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो सीधा सा फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर और इनटू साइन थीटा एन कैप होता है। ठीक है, अब ये कैसे आया इसको आप समझिए कि यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इसका जो रिजल्ट है पहले मैं एन कैप को गायब कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से देखिए ये जो फॉर्मूला निकल के आया है आपको, ये आपका डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, आपका मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा लगता था। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, साइन थीटा लगेगा। और हाँ एक चीज और देखिए, हम लोग जब यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे तो वहां पे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी, तो एक नंबर आ रहा था, एक संख्या आ रहा था। तो जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एक वेक्टर आ रहा है, तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरी क्वांटिटी आपकी मैग्नीट्यूड को दिखा रही है। अब चूंकि ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड से तो काम चलेगा नहीं, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड से काम चलेगा नहीं, तो उसी मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने के कारण यहाँ पे एक डायरेक्शन के लिए हम लोग कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, हमेशा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, और एन कैप जो होता है यही आपका डायरेक्शन दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, तो वेक्टर जो भी आ रहा है यहाँ पे जो वेक्टर आया है, यहाँ पे साइन थीटा, ए बी साइन थीटा जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसके साथ यहाँ पे एक डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर एन कैप आ गया, अब हम लोग एन कैप को फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि एन कैप अगर हमको निकालना है तो हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्लेन है, एक आपको दो वेक्टर दिया गया है, इस तरीके से दो वेक्टर आपको इस तरीके से ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरीके से दिया गया है। ये क्या है, ये जैसे ये प्लेन है तो इस तरीके से है, इस तरीके से देखिए ये दोनों आपके इस तरीके से हैं, ये इस प्लेन में क्या है, इस तरीके से आपके दोनों वेक्टर हैं। ठीक, तो ये वेक्टर इस तरीके से हैं। अब हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो जब भी आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़े, या पहले प्लेन से नहीं समझाते, नॉर्मल वेक्टर ले लेते हैं, या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका बी वेक्टर और ये ए वेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से ए वेक्टर और बी वेक्टर है। अब आपको एन कैप चाहिए, एन कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है। तो एन कैप को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दो रूल लगाएंगे। पहला, या तो स्क्रू मेथड लगाएंगे,
स्क्रू रूल मतलब ये आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है किसका, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है उसमें हम लोग पहला स्क्रू रूल से इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, दूसरा आपका राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए अब हमको क्या, जो इनके बीच में जो एंगल होता है वो स्मॉलर एंगल होता है, तो हमको अपने राइट हैंड का यूज करते हैं। पहले राइट हैंड थंब रूल देखते हैं, ये बहुत सिंपल है। देखिए ये आपका ए वेक्टर है, ए से हमको बी वेक्टर, क्योंकि हमको करना क्या है, ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को ए वेक्टर पे पुट कर देंगे। ठीक है, राइट हैंड को ए वेक्टर पे इस तरीके से पुट करेंगे कि जब भी हम बी वेक्टर की तरफ जाएं तो बहुत छोटा एंगल बने, जो स्मॉलर एंगल हो वही बने। तो ये देखिए एंगल आपका छोटा है, तो इस तरीके से अपने थंब को रखेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से, या आपका ये आपका ए वेक्टर है, इसके थंब यहाँ पे हम लोग ऐसे रखेंगे, तो आपका या तो मान लीजिए कि ये दोनों इस तरीके से हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, इस तरीके से, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। ये देखिए ये आपका है, तो ये राइट हैंड थंब रूल, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बंद करेंगे। तो हमारा जो डायरेक्शन आ रहा है, जो हमारा डायरेक्शन जो निकल के आएगा, एन कैप निकल के आएगा, वो आपका क्या आएगा, सीधे निकल के आएगा। देखिए या तो मैं फिगर आपको ये फिर से बना दूं ना, देखिए इस तरीके से आपका है, ये आपका कोई प्लेन है, कोई प्लेन है, और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये ए वेक्टर पे हम लोग पुट करेंगे, और इसको ये दोनों मान लीजिए इस तरीके से हैं। ठीक है, ये दोनों किस तरीके से हैं, एक ऐसे है, देखिए ये एक ऐसे है, एक ऐसे एंगल इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको कैसे दिखाया गया है, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ, दोनों हैं। अब हमको क्या करना है, इस ए वेक्टर पे अपने राइट हैंड को रखना है, ए वेक्टर पे राइट हैंड को रखना है। अब चूंकि ये दोनों इस तरीके से हैं, अब चूंकि ये दोनों इस तरीके से हैं, देखिए ये आपका एक इधर गया, एक इधर गया। अब हमको ए वेक्टर पे इस तरीके से रखेंगे, और इनको राइट हैंड को हम लोग क्या करेंगे, एंगल जैसा एंगल गया है उस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, बंद करेंगे, तो हमारा जो थंब आएगा, जिधर की तरफ थंब होगा उधर की तरफ आपका डायरेक्शन यहाँ पे पता चलेगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन है आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन इस तरीके से है, और यही आपका एन कैप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमको हमेशा जब भी किसी वेक्टर का किसी वेक्टर का अगर हमको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन बताना है, तो हम लोग हमेशा राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। क्या करेंगे, या तो मान लीजिए इस तरीके से भी होता, अगर ये दोनों इस तरीके से होते एंगल, तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एंगल ए है, नहीं वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वेक्टर ए पर अपने राइट हैंड को रखेंगे इस तरीके से, इनके बीच में मान लीजिए एंगल आपका कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे थंब रखेंगे और इस तरीके से बंद कर लेंगे, इस तरीके से बंद करेंगे, तो जिधर की तरफ थंब आएगा उधर ही आपका डायरेक्शन होगा। तो ये आप इस तरीके से भी अगर इसको करते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, अपवर्ड आएगा। ठीक है, ये दोनों आपके इस तरीके से हैं। देखिए ये आपका इधर गया है, एक वेक्टर इधर गया है, तो इसका यहाँ पे रख के जब मूव करेंगे, यहाँ पे जब रख के दोनों मूव करेंगे, तो यहाँ से हमारा अपवर्ड की तरफ इसका डायरेक्शन आएगा। तो एन कैप कैसे निकाल सकते हैं, पहला मेथड है राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, अभी आपको जब क्वेश्चन आएगा, जब कार्टेशियन फॉर्म होगा तो वहां पे आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं होगी, बस ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को आपको याद रखना है कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, आप पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये थोड़े बेसिक्स हैं,
ठीक है, बेसिक्स को अगर जानते रहेंगे तो आप कभी भी किसी बड़े से बड़े सवाल में कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, कि ये चीजें आई कहां से, ये कहां से इसका डायरेक्शन हम बता सकते हैं। अगर यही चीज आपको समझ में आ जाएगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए स्क्रू रूल क्या होता है। स्क्रू रूल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यही वाला एग्जांपल है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये वेक्टर दोनों इस तरीके से, एक इधर गया है, एक इधर गया है, एक इधर गया है और एक इधर गया है, इस तरीके से दोनों है। देखिए इस तरीके से ना, एक प्लेन में इस तरीके से है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रू रखना है, यहाँ पे स्क्रू रखना है और हमको सबसे छोटे एंगल की तरफ घुमाना है। मतलब आपका एंगल कहां से, ए से बी तक जा रहा है, तो हम लोग स्क्रू को इधर की तरफ घुमाएंगे। ठीक है, इस तरीके से घुमाएंगे। तो आप जानते ही होंगे जब स्क्रू को हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ जाता है। और स्क्रू को इस तरीके से घुमाते हैं, अगर कोई नल है, नल को जब आप इस तरीके से घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है। ये आपको पता होगा, आपने किया होगा। अगर स्क्रू को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ आता है। या नल को एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा। तो जिधर की तरफ स्क्रू आपका आएगा उधर की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर है, अब यहाँ पे स्क्रू हमने रखा, अब हमको घुमाना कैसे है, इस तरीके से। देखिए एंगल आपका ए से बी की तरफ गया है, तो इस तरीके से जब घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, ये स्क्रू आपका ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। तो मतलब इसके डायरेक्शन जो होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यन कैप के डायरेक्शन को बता सकते हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि यन कैप है क्या। यन कैप जो है आपका क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। और जो आपका सी वेक्टर जो आता है, जो सी वेक्टर जो आपका, मान लीजिए जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो आपका आंसर मान लीजिए सी वेक्टर आया। तो ये सी वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होता है एंड सी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होता है। ये आप यहां से भी पता लगा सकते हैं कि इसका जो इस वेक्टर का डायरेक्शन आ रहा है, इसमें जब डायरेक्शन हमने लगाया तो ये आपका यहां से एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। तो ये दोनों के लिए ये आपका सी वेक्टर जो आता है ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो दो बातें आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। और यन कैप का जो सीधा सा यन कैप का सीधा जो यूज होता है वो आपका डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, डायरेक्शन के लिए, दिशा दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही दो तीन बातें थी आपके क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और उसके बाद इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा अभी हम आपको एक क्वेश्चन से भी समझा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि इस तरीके से यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक, तो मान लीजिए इस प्लेन में आपके दो वेक्टर इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप इस तरीके से, सॉरी, ये आपके इस तरीके से, वही हमने जो एग्जांपल लिया था, एक वेक्टर इधर गया है। मान लीजिए इधर आपका 5 यूनिट है, 5 यूनिट है और इधर का 6 यूनिट है। ठीक है, मतलब ए वेक्टर की जो वैल्यू है, मतलब ए वेक्टर की वैल्यू 5 यूनिट है और इसकी वैल्यू 6 यूनिट है। और इसका जो स्मॉलर एंगल जो थीटा एंगल है वो कितना दिया गया है आपको, इसका थीटा एंगल जो दिया गया है वो मान लीजिए 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब हमको क्या बताना है, इसका ए क्रॉस बी बताना है। तो ए क्रॉस बी का सीधा सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा।
साइन थीटा, साइन थीटा। अभी डायरेक्शन के भी बारे में बात करेंगे, यहाँ पे n कैप लिख देते हैं। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 5 है, और बी वेक्टर की वैल्यू है 6 है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो साइन 30 यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 के साथ आपका क्या आएगा, n कैप भी आएगा। अब इसका डायरेक्शन बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे ए कैप पे आपका इस ए कैप पे इस तरीके से है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को रखेंगे और उसको स्मॉलर एंगल की साइड बंद कर देंगे। तो जो डायरेक्शन आपका आएगा वो आपका अपवर्ड आएगा, तो आपका जो n कैप होगा ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि अगर ये जो डायरेक्शन है ये आपका n कैप है, और इस तरीके से आप इसका यहाँ पे 15 यूनिट इसका आंसर लिख सकते हैं, 15 यूनिट अपवर्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो आंसर आया है ये आपका मैग्नीट्यूड में आया है और ये आपका डायरेक्शन में आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट आपका कैसे हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे आई होप कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या होता है। पहले मैंने क्या बताया कि नॉर्मल बेसिक बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट का आप क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, फिर उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला बताया। फॉर्मूले में आपका एक n कैप भी आ रहा था। n कैप आपका किस लिए लगाया जाता है, एक यूनिट वेक्टर है, वो आपका डायरेक्शन को दिखाने के लिए बताया जाता है। और ये n कैप का डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, दो मेथड से, एक स्क्रू मेथड से निकाल सकते हैं और एक राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब आते हैं कुछ इसके स्पेशल केसेस देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इसके स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में पहला जो है, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 0 डिग्री हो, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे 30 डिग्री हो, 180, सॉरी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, और दूसरा थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, और अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। मतलब अगर दो वेक्टर दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो क्या आएगा, अगर दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हो उस तरीके से यहाँ पे, तो क्या होगा, और अगर थीटा क्या कर रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा फॉर्मूला, तो उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूले में रख देते हैं हम लोग, क्या है, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा n कैप है। n कैप को, n कैप से आप कंफ्यूज मत होइए, उसको बस केवल डायरेक्शन के लिए दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री रख दूं, तो पूरी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, पूरी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है और उनका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। दो वेक्टर अगर पैरेलल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है या स्पेशल केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है। अगर दो वेक्टर का आपस में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, उन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, तो उसका जो आंसर हमेशा आएगा वो 0 वेक्टर आएगा। एक वेक्टर का टाइप होता है, 0 वेक्टर भी एक वेक्टर होता है। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ए क्रॉस बी का आंसर क्या आना चाहिए, एक वेक्टर आना चाहिए, तो इसको हम लोग 0 मैग्नीट्यूड में नहीं कहेंगे, इसको हम लोग 0 वेक्टर कहेंगे।
जीरो वेक्टर में क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका वैल्यू तो जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो हो, लेकिन उसका डायरेक्शन फिक्स ना हो, उसका डायरेक्शन कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो जीरो वेक्टर आएगा जब एंगल आपका 0 डिग्री का हो। जब आपका एंगल कितना बने 180 डिग्री हो तब क्या आएगा, ए क्रॉस बी करना है तो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताइए आप लोग। ठीक है, अभी कुछ बच्चों को याद भी नहीं होगा कि साइन 180 डिग्री ये सब वैल्यू आप याद कर लीजिए एक बार, क्योंकि जितने भी वेक्टर के फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस लगवाएंगे उसमें आपका एंगल का जरूरत जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए साइन 180 डिग्री की भी वैल्यू जीरो ही होती है, तो इसकी भी वैल्यू हमारी क्या आएगी, जीरो वेक्टर आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है हर चीज को, ये आपका जीरो वेक्टर ही आएगा। तो जब जब वैल्यू आपका क्या रहे, जब वैल्यू आपका क्या रहे 180 डिग्री रहे या 0 डिग्री रहे, तो वैल्यू हमेशा आपकी क्या आएगी, जीरो ही आएगी। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस आपके क्या है, अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री है तो क्या रखेंगे, ए क्रॉस बी, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां से क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, a इंटू बी एन कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में सीधे बोल दे कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी पैरेलल है, तो वो पैरेलल, अगर आपसे क्वेश्चन में इतना दे दिया कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करिए, तो आपको सीधा आंसर दे देना है कि उसका आंसर जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, या आपसे पूछ दे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है, जीरो वेक्टर है, तो आपको सीधा सा समझ जाना है कि दो वेक्टर क्या है, इनके बीच में जो एंगल बना है वो 0 डिग्री का बना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, और बाकी 180 डिग्री वाला भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका 90 डिग्री तो आप रख के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से, और हाँ ए डॉट बी जो आया है, ये मैक्स, जो साइन का जो मैक्स वैल्यू है इससे बड़ा नहीं हो सकता, मैक्स वैल्यू 1 होता है, 1 आपका यूज हो गया इसमें, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से ज्यादा, अब ये आपका सबसे मैक्स वैल्यू देगा। अगर दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये सबसे मैक्स वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको आई होप कि क्लियर हो गई होगी। तो यहां से हमने क्या क्या पढ़ लिया, इस तरीके से वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जान लिया हमने, और हाँ इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए क्रॉस बी, इस तरीके से यहाँ पे इसको a इंटू बी साइन थीटा एन कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ए वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और बी वेक्टर का मॉड b हो जाएगा, और साइन थीटा एन कैप आपका उसी तरीके से रहेगा। तो ये चीजें थी आपके क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब आइए, वही जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, पहले हमने उसके बारे में जाना था, फिर हमने क्या किया था, उसका स्पेशल केसेस के बारे में जाना था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये सब लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ गुण जो है वो क्या क्या है। पहला जो होता है, पहला ये आपका जो, जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या था, पहला हमने किसके लिए बात किया था,
कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात किया था, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आपका ए, उसमें हमने पढ़ा था ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो हमको यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा लगाना है, क्रॉस वाला लगाना है। तो यहाँ पे आइए इसको देखते हैं कि ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए ए क्रॉस बी अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी और साइन थीटा एन कैप हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा। और अगर बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, बी डॉट ए साइन थीटा और यहाँ पे भी एन कैप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आप समझिए यहाँ पे कि जो भी आपका ये वाला पार्ट है ये दोनों में तो सेम है, मतलब ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो आपका सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। लेकिन जब एन कैप का डायरेक्शन जब आप निकालेंगे, देखिए अगर मान लीजिए किसी प्लेन में इस तरीके से दो वेक्टर इस तरीके से दिए गए हों, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा हो, तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इस तरीके से दोनों वेक्टर है। तो इनका जब ए क्रॉस बी मतलब ए से बी तक, जब ए से बी तक राइट हैंड लगा के ए से बी तक अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए हमको क्या करना है, हमारा वेक्टर ऐसे है, यहाँ पे हमने राइट हैंड थंब रखा, राइट हैंड अपना रखा, उसमें स्मॉलर एंगल की तरफ जाएंगे तो ये आपका इस तरीके से बंद हो जाएगा हाथ। तो इसका डायरेक्शन जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन आ रहा है अपवर्ड आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, ठीक। अब बात करते हैं इसमें क्या आएगा इसका डायरेक्शन। तो इसमें देखिए हमको कहां पे आना है, बी से ए की तरफ आना है। तो बी से ए हमारा ये वाला एंगल, अगर हम लोग बी को राइट हैंड को बी पे रखें तो बी से यहां तक आने में देखिए, जब मान लीजिए ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इस तरीके से, या एक पेन ले लेते हैं, देखिए ये दोनों आपका इस तरीके से प्लेन में है, ये आपका इस तरीके से प्लेन में है। तो अगर हमने ए से बी तक गया इस तरीके से राइट हैंड रख के तो डायरेक्शन आपका अपवर्ड आया। अब हमको बी से बी क्रॉस ए करना है तो हमको एंगल कहां से लेना पड़ेगा, बी से ए तक लेना पड़ेगा। तो बी से ए तक हम लोग ऐसे तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये एंगल जो होगा, ये अगर बी से ए तक आते हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमको यूज कौन सा करना है, छोटा एंगल। तो ये आपका बी से ए आपको बताना है, तो इस तरीके से हम लोग राइट हैंड को रखेंगे वहां पे और इस तरीके से हाथ को बंद करेंगे तो जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड की तरफ आएगा। तो यहां से देखिए आपको दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन आपके सेम नहीं आ रहे हैं, मतलब ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के बराबर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ गई। तो इससे आपका क्या पता चला कि क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसको हमने प्रूव करके भी दिखा दिया कि क्यों कम्यूटेटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें तो सेम रहेंगी लेकिन इनका डायरेक्शन जो है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और हाँ, बी क्रॉस ए, इनका जो डायरेक्शन देखिए, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो ठीक अपोजिट आ रहा है। तो ए क्रॉस बी है, हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग निगेटिव वेक्टर, मैंने आपको बताया था, तो उसमें ए वेक्टर का डायरेक्शन बी वेक्टर से ठीक अपोजिट था। तो वहां पे हमने क्या यूज किया था, माइनस, या आप सब्सट्रैक्शन में चले जाइए, मैंने ए अगर हमको a माइनस बी निकालना है तो a प्लस माइनस बी लिखते थे। माइनस बी को हम लोग क्या करते थे, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करते थे। तो वही यहाँ पे हम लोग अगर कर दें माइनस बी क्रॉस ए हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे,
ठीक है। अगर हम लोग माइनस बी क्रॉस ए अगर निकाल दें तो ये दोनों वेक्टर, ये दोनों, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि अगर हमको कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करवाना है तो इनका डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, जो बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन आएगा उसको ठीक अपोजिट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। या एक और फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपसे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछे तो और आपसे पूछे कि B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे सेम ही आएगा ना। तो ये दो फॉर्मूले भी आपके बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, और एक फॉर्मूला ये है कि अगर यहाँ पे माइनस हम लोग यूज कर दें तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक फॉर्मूला ये है कि जो मॉड, अगर जो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का होगा वही मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए का होगा। देखिए यहाँ पे दोनों का, देखिए मैग्नीट्यूड आपका सेम आ रहा था लेकिन डायरेक्शन आपका अपोजिट आ रहा था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर सकता है। अगर हम माइनस, आपसे क्वेश्चन में पूछे कि बी क्रॉस ए का अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो क्या ये ए क्रॉस बी के बराबर होगा, तो आप आंसर देंगे हाँ सर बिल्कुल ये बराबर हो सकते हैं, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग माइनस साइन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया क्योंकि इन दोनों में बस अंतर इतना ही है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तीन फॉर्मूले आपके यहाँ से डेवलप हो गए। पहले ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, डायरेक्ट अगर आपसे पूछा है, अगर आपसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए पूछा और कहा कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आप ठीक अपोजिट कर दीजिए तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। और अगर आपसे ए क्रॉस बी का मॉड पूछ रहा है और बी क्रॉस ए का मॉड अगर कहीं पे निकालना है तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि ये दोनों बराबर आएंगे, सॉरी ये दोनों आपके बराबर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कम्यूटेटिव लॉ को समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा आपका, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात आ रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको लेंदी या समझने में दिक्कत हो सकता है। बाकी मैं क्लियरली तरीके से आपको समझाया हूं, ठीक है, कि कैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, कैसे आप डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए सेकेंड जो लॉ था हमारा, सेकेंड प्रॉपर्टी जो था वो क्या था, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कहता था कि हमारा, अब हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ तो आप, अगर आपसे क्रॉस प्रोडक्ट का आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा हाँ सर ये फॉलो करता है। कैसे, देखिए अगर आपसे ए क्रॉस बी प्लस सी पूछ दे, ठीक है, और तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए क्रॉस ए का पहले बी में करेंगे और प्लस आपका ए का सी में करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और हाँ ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये ए क्रॉस बी आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, बार बार एक बार मैं अच्छे से आपको बता दे रहा हूं कि ये कभी गलती मत करिएगा। अगर ए क्रॉस बी है क्वेश्चन में तो उसको ऐसा मत करिएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तो आपका हो जाता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपका बी क्रॉस ए बिल्कुल भी नहीं चलेगा। या आप यहाँ पे सी क्रॉस ए लिख देंगे तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सी क्रॉस ए, यहाँ का रूल देखें, अगर ए क्रॉस सी है सी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, जो कि अभी मैंने बताया कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। तो जो ऑर्डर आए वो ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है, ये चीज आप बिल्कुल भूलिएगा मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो आपका ऑर्डर आ रहा है वही ऑर्डर लिखना है। जैसे अभी एक और है आपका, देखिए अगर इस तरीके से ए क्रॉस बी रहे और प्लस आपका क्या रहे, सॉरी मल्टीप्लाई रहे, यहाँ पे बी क्रॉस आपका क्या रहे, यहाँ पे ए क्रॉस बी रहे, ए प्लस बी रहे क्रॉस, सॉरी यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे ए प्लस बी रहे और क्रॉस प्रोडक्ट बी प्लस सी, सॉरी यहाँ पे बी मत करिए, सी प्लस डी कर लीजिए,
सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर रहे, इस तरीके से रहे वेक्टर। तो हमको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर कभी नहीं चेंज करेंगे। ए का सी के साथ करना है तो ए क्रॉस सी इस तरीके से लिखेंगे, ये नहीं कि हम सी क्रॉस ए लिख दें। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ए अब ए क्रॉस सी हो जाएगा। अब देखिए ए का डी के साथ होगा तो ए क्रॉस डी हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, अब बी के साथ सी का करेंगे तो बी क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस आपका अगर बी के साथ डी का करेंगे, बी के साथ डी का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप कह सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ओबे करता है किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज मैंने लिख दिया है कि कौन से लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। तो ये दूसरा आपका प्रॉपर्टी था। हाँ, और तीसरा आपका एक और प्रॉपर्टी है, अगर हम एक वेक्टर अगर जो वेक्टर हमको दिया गया है अगर उसी के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें, अगर मान लीजिए ए वेक्टर हमको दिया गया है और इसी के साथ हमको ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है, तो देखिए अगर ये वेक्टर मान लीजिए इस तरीके से है, इसी का एक और ए वेक्टर अगर हम लोग ले लेंगे तो इस तरीके से आएगा ए वेक्टर। तो दोनों में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा 0 डिग्री का बनेगा। तो इसका आंसर हमेशा आपका, क्योंकि मॉड ऑफ ए रखेंगे और मॉड ऑफ ए वेक्टर रखेंगे और साइन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, एन कैप उसी तरीके से। तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगी, 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अगर दो सेम वेक्टर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि वहां पे एंगल जो बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये आई होप कि ये प्रॉपर्टीज वाली तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बस यही आपको ध्यान देना है कि ये आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट रहता है, ये ओबे नहीं कर पाता है किसको, कम्यूटेटिव लॉ को। बस ये चीज आपको याद रखना है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज हो गया, केसेस हो गए, अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म के, या एक क्वेश्चन भी मैं करवा दूं क्या इससे, नहीं लास्ट में मैं क्वेश्चन करवा दूंगा कार्टेशियन फॉर्म से। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म से, कार्टेशियन फॉर्म का अगर वेक्टर दिया गया हो, दो वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, कार्टेशियन फॉर्म, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, मान लीजिए ए वेक्टर आपको दिया गया है, ए वेक्टर, या पहले हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमको करना है। तो हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपको पता होंगे, ये आपके आई जे के कैप, इस पे आई होता है, इस पे जे होता है और इस पे के होता है। इस तरीके से आई जे के कैप होते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तरीके से होते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं, पहले आई के साथ क्रॉस अगर करेंगे तो क्या आएगा, अभी मैंने बताया कि अगर दोनों सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा वैल्यू 0 आएगी। तो अगर हम चाहे आई क्रॉस आई करें या जे क्रॉस जे करें और या के क्रॉस के करें, तो तीनों की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक,
तो अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के अगर आ जाए क्वेश्चन में तो वो सीधा सा वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आइए अब समझते हैं, मेन चीज हमको समझना है। अब देखिए, अब चूंकि ये आपके 90 डिग्री पे तीनों प्रेजेंट होते हैं, आई जे के कैप आपके हमेशा 90 डिग्री पे प्रेजेंट रहते हैं। अब हमको चाहिए क्या, मान लीजिए अगर हमको आई क्रॉस जे आ गया क्वेश्चन में, पहले आई कैप क्रॉस जे कैप आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप का मॉड साइन कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एन कैप आपका इसी तरीके से रहेगा। तो यहां से इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी और एन कैप। तो यहाँ पे जो आंसर आया केवल डायरेक्शन आया, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए वही वाला मेथड, सेम वही मेथड हम लोग लगाएंगे। देखिए अब हमको क्या करना है, आई और आई क्रॉस जे करना है, तो आई पे हम अपना थंब रखेंगे, आई पे राइट हैंड रखेंगे और हम लोग सबसे छोटे एंगल की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे छोटा एंगल हम लोग आई से जे इस तरीके से जा सकते हैं, मतलब यहां से ऐसे, यहां से ए इस तरीके से हम लोग छोटा एंगल हमारा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग आई पे अपना राइट हैंड रखेंगे, आई पे राइट हैंड रखने पे ये ऊपर जाएगा, ये इस तरीके से बंद होगा, तो थंब हमारा किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ कौन सा एक्सिस है आपका, जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया, के कैप आ गया। इसी तरीके से जब आप, अब देखिए इसी तरीके से अगर आपको जे क्रॉस के करना है तो जे क्रॉस के रखेंगे तो यहां पे भी सारी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 इंटू एन कैप आएगा। तो इसका भी अब हमको डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका केवल 1 है, तो जे क्रॉस जे पे अपना राइट हैंड रखेंगे और सबसे छोटे एंगल की तरफ हाथ को बंद करेंगे, तो जे से के की तरफ इस तरीके से जाएंगे, तो इसका जो जे को के की तरफ आना है ना, जे से जे पे राइट हैंड रखेंगे और इस तरीके से हम लोग मूव करेंगे, जे को के की तरफ इस तरीके से मूव करेंगे। सॉरी यार डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आपका जो एंगल आएगा वो आप जे से के करेंगे, तो जे से के आपका जे इस तरीके से है, तो आपका जे से के आपका इस तरीके से जब बंद करेंगे तो आपका डायरेक्शन क्या आएगा, आई कैप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जे और के कैप का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। प्लस अब देखते हैं के क्रॉस आई आपसे पूछ दे, के क्रॉस आई, ठीक है, के क्रॉस आई आपसे अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा, के क्रॉस आई आपका क्या होगा, सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी एन कैप बचेगा आपका। तो अब हम लोग के क्रॉस आई पूछ रहा है, तो के पे हम एंगल किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे आपका देखिए के पे हम लोग राइट हैंड रखेंगे, राइट हैंड इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों एंगल नीचे का क्या होता है, ये आपका इस तरीके से आपका बाहर आता है। ठीक है, तो अब हमको इस तरीके से आपका रहता है तीनों, तो अगर हमको के क्रॉस आई करना है तो के पे हम लोग राइट हैंड रखेंगे और के पे राइट हैंड रखने पर छोटे एंगल की तरफ जाएंगे, तो के से आई जाएंगे तो थंब हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है, तो इस तरीके से इसका आंसर जे कैप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, अगर वहीं पे आपका जे जे इस तरीके से है और आपका देखिए, अगर आपको ये वाला ना समझ में आए, जे क्रॉस के कैसे हमने किया, ये आपका जे है और ये वाला के है, देखिए ये आपका जे वाला है, वाई एक्सिस है, और इस तरीके से आपका ये आपका एक्स एक्सिस को भूल जाइए आप। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या चाहिए, जे क्रॉस ए चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जे पे हम लोग अपना राइट हैंड रखेंगे, तो जे पे जब राइट हैंड रखेंगे या आप इस तरीके से जे पे राइट हैंड रखेंगे,
इस तरीके से हम लोग रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, इस तरीके से हम लोग राइट हैंड रखेंगे और इसको बंद करेंगे तो थंब हमारा किधर की तरफ आ रहा है, हमारा थंब x एक्सिस की तरफ आ रहा है और x एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप होता है। तो एक समरी आपको मिल गई कि अगर आपको i क्रॉस j करना है तो आपका क्या आ जाएगा, k कैप आ रहा है, j क्रॉस k करना है तो आपका क्या आ रहा है, i कैप आ रहा है, और अगर k क्रॉस i अगर आपको करना है तो j कैप आएगा। तो इस तरीके से ये आपका, अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे जैसे ये j i क्रॉस j है, अगर j क्रॉस i कर दे तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बताया कि j अगर हम लोग i क्रॉस j करते हैं और उसका ठीक उल्टा करेंगे तो वहां पे माइनस आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि अगर a क्रॉस b है, अगर उसको हम लोग बराबर दिखाना है हमको j b क्रॉस a के, तो वहां पे माइनस ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमको i क्रॉस j पता है, अगर j क्रॉस k हमको निकालना है तो यहाँ सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग माइनस के j क्रॉस i, सॉरी यहाँ पे j क्रॉस i रहेगा ना, j क्रॉस i है, i कैप है, तो इसका सीधा सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग माइनस k कैप लग देंगे। ठीक, वहीं पे अगर k क्रॉस j पूछ दे आपसे, k क्रॉस j डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, यहाँ पे माइनस i, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका डायरेक्शन ही आएगा और वहां पे माइनस लग जाएगा। अगर वहीं पे i क्रॉस k करना है आपको तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस j कैप आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके कितने फॉर्मूले बन गए, 3 इसमें फॉर्मूला है, अगर सेम से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। सेकंड आपका, अगर हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, जो तीसरा रहेगा i और j जाएंगे तो हमारा k कैप आएगा। याद करने का तरीका मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको कैसे याद करना है। अगर i से j जाएंगे तो k आएगा, j से k जाएंगे तो क्या आएगा, आई कैप आएगा, के से आई जाएंगे तो आपका जे कैप आएगा। तो इस तरीके से आइए इसका शॉर्टकट सीखते हैं कि कैसे हमको याद रखना है। मान लीजिए ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों है, एक्स वाई जेड एक्सिस। अब हमको क्या करना है, ये मान लीजिए इस पे आई कैप, इस पे जे कैप, इस पे के कैप, इस तरीके से है। तो अगर हमको आई से जे जाना है, जे से के जाना है और के से आई जाना है, अगर हमको क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ पे अगर हमको क्लॉकवाइज जाना है तो आप देखिए आई से जी जाएंगे, क्लॉकवाइज आपका इस तरीके से नहीं हो पाएगा। देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं। यहाँ पे अगर मान लीजिए आई है, जे है और के है, इस तरीके से अगर आप क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में हमको इस तरीके से अगर जाना है, या देखिए यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग को जाना है तो हमारा क्या हो जाएगा, आई और जे जब जाएंगे, अगर क्लॉकवाइज इसमें चलेंगे, क्लॉकवाइज तो आपका आंसर जो है नेक्स्ट वेक्टर आएगा, जो बचा हुआ वेक्टर है नेक्स्ट वेक्टर आएगा और वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, याद करने का तरीका है, अगर हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आई से जे, जे से के से आई, तो हमेशा आंसर आपका नेक्स्ट वेक्टर आएगा और वहां पे पॉजिटिव टर्म आएगा। अगर देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज देखिए कैसे होगा, अगर हमको जे से आई जाना है इस तरीके से, यहां से आई से के आना है, के से जे जाना है, तो हमेशा आपका आंसर जो नेक्स्ट वेक्टर आएगा बस उसके सामने क्या लग जाएगा, निगेटिव लग जाएगा। ठीक, तो यही चीज था, यही चीज आपको समझना है कि अगर हमको क्लॉकवाइज जाना है, जैसे आई से जे जाना है, तो हमेशा आपका नेक्स्ट वेक्टर और वहां पे पॉजिटिव आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो नेक्स्ट वेक्टर आएगा उसके साथ नेगेटिव लगा रहेगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर लिखेंगे। या एक और तरीका है,
आई जे कैप और के कैप और आपका आई कैप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहे, अगर आई से जे जा रहे हैं तो के आएगा, जे से के जा रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाए, जे से के जाएंगे तो आई आएगा और के से आई आएंगे तो जे आएगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये एक ऑर्डर में चलता रहता है, ठीक है। तो आई से जे, जे से के जाना है तो आपका सिंपली आपका पॉजिटिव आएगा। अगर कुछ भी उसमें उल्टा होता है, उसमें कुछ भी अगर अपोजिट होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लगा दीजिए। बस यही चीज आपको याद रखना है कि आई जे, जे के और आई, के और आई, ठीक है। आई जे के आई, इस तरीके का ऑर्डर रहेगा तो हमेशा आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो ये था आपका किसमें, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में। अब आइए हम लोग करते हैं अपना जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आपका कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा। क्रॉस प्रोडक्ट किसमें आपको करना है, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक। कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट करना है। मान लीजिए ए वेक्टर की वैल्यू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप इस तरीके से दिया गया हो और बी वेक्टर आपको दिया गया हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, इस तरीके से आपको वेक्टर दिए गए हों। तो अब हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस तरीके से ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट बीच में लगा दीजिए, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया गया है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ए एक्स का बी एक्स में करना पड़ेगा, ए एक्स का बी वाई में करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका डॉट प्रोडक्ट में था वहां पे वैल्यू क्या हो जा रही थी, वहां पे वैल्यू आपकी 0 हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पे आपका ए एक्स का मल्टीप्लाई क्या करना है, बी एक्स करेंगे तो आई कैप मिलके पहला पार्ट तो 0 हो जा रहा है मान लीजिए। अब सेकेंड पार्ट करना पड़ेगा, ए एक्स आई कैप का बी वाई जे कैप में करना है तो क्या आ जाएगा, ए एक्स आई क्रॉस जे आ जाएगा, आई क्रॉस जे हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हो गया, ए एक्स हो जाएगा और वहां पे ए एक्स का पहले वाले से 0 आ गया और फिर दूसरे वाले से करेंगे तो आपका ए एक्स इंटू बी वाई आ जाएगा और आई क्रॉस जे हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए बाद में हम लोग फॉर्मूला रखेंगे आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा। अब इसका मल्टीप्लाई फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ए एक्स का मल्टीप्लाई बी जेड में करेंगे तो ए एक्स बी जेड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के हो जाएगा, आई क्रॉस के हो जाएगा। इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, एक पूरा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आपका, अभी मैं आंसर बता देता हूं कि क्या आएगा, ठीक है, या मैं सॉल्व कर दूं, इसको समझा देता हूं, ठीक है। अगर आप ये तरीका एक है ही, ये आपका क्या होगा एग्जाम में करने में आपको ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, उसको मैं बताऊंगा और जो आंसर इससे आएगा वही आंसर उससे भी आएगा। तो आपको हमेशा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है हमेशा डिटरमिनेंट मेथड से ही करना है, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला आएगा तो इस तरीके से हमको प्रोसेस बहुत लंबा करना पड़ेगा। और अब देखिए यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई क्रॉस जे आ रहा है, तो आई से जे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे याद रखिए आई कैप जे कैप और के कैप क्लॉकवाइज जाना है। इस तरीके से जा रहे हैं तो हमारा हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा और नेक्स्ट वेक्टर आएगा। तो आई से जे जाना है तो हमारा आंसर यहाँ पे के कैप आ जाता, ठीक है। तो ए एक्स बी वाई के कैप, इसी तरीके से आपका पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जा रहा था,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक आसान टॉपिक बताया गया, एक सॉरी यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बनाया गया। और शॉर्ट ट्रिक आप कैसे फॉलो करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले तीनों वेक्टर लिख लीजिए, यहाँ पे आई जे के कैप, इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट मेथड आई कैप जे कैप और के कैप आप इस तरीके से लिख लीजिए। फिर उसके सामने के जो मैग्नीट्यूड दिए गए हों वो आप लिख लीजिए ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड वेक्टर क्या दिया गया है, बी एक्स बी वाई बी जेड। तो यहां से बी एक्स बी वाई और बी जेड। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए और यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए बस आपका आंसर आ जाएगा। आई कैप को करना है डिटर्मिनेंट मेथड, आपको ये आपका सॉल्व करने तो आता ही होगा, बताया गया होगा 12th में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग आई कैप को लिख रहे हैं तो आई कैप का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आई कैप पॉजिटिव रहेगा और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हम लोग बंद कर देंगे। कौन सा, ये ऊपर वाला लाइन और ये वाला लाइन आपका बंद हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसका इसका क्रॉस प्रोडक्ट और इसका इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो ए वाई बी जेड और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए जेड बी वाई। हमेशा बीच में माइनस लगता है, यह आपको डिटर्मिनेंट मेथड बताया गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस जे कैप मान लेते हैं, माइनस जे कैप को लेंगे। इस यहाँ पे माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है, हमेशा साइन याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक, अब हम माइनस जे कैप को लेंगे और इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को पूरे बंद कर देंगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई बीजेड के साथ होगा, ए एक्स बीजेड। अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाए। ए एक्स बीजेड ए जेड बी माइनस ए जेड बी एक्स, इस तरीके से कर दीजिए। और प्लस आपका क्या रहेगा, के कैप रहेगा और यहां से ये वाला लाइन बंद होगा, ये वाला लाइन बंद होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो ए एक्स बी वाई हो जाएगा, ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपका क्या आ गया, ए क्रॉस बी आपका इसके बराबर ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, हमेशा ए क्रॉस बी आप इस तरीके से निकालिए, आपका जो आंसर आएगा यही फॉर्मूले से आएगा। अभी आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पे वैल्यू रहेंगी, तो ये माइनस होके आपका एक छोटी वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो चीजें सही हैं, लेकिन जब आप इससे भी सॉल्व करेंगे तो जो आंसर यहाँ पे आया, सॉरी जो आंसर यहाँ पे आया है वही आंसर आपका इन दोनों का अगर एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं उससे भी वही आंसर आएगा। ये मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप इसको ए क्रॉस बी नॉर्मल तरीके से करके दिखाइएगा। और हाँ, जो आई क्रॉस जे है इसको लिखते रहिएगा, यहाँ पे आई क्रॉस जे है तो यहाँ पे बाद में इसको बदल के आप के कैप कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आई क्रॉस के है, अब हमको देखिए हमारा ऑर्डर हमेशा याद रखिए, आई जे और के है, तो हमको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अब हमको क्या जाना है, आई क्रॉस के जाना है, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो आंसर आएगा जे कैप आएगा लेकिन माइनस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस ए एक्स बी वाई बी जेड आ जाएगा। तो आपको एक होमवर्क मैं दिया हूं कि इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या इसके बराबर ये आ पाता है कि नहीं। आप अपने से करके देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, वैसे आंसर जो इससे आएगा वही आंसर आपका उससे भी आएगा, दोनों को मैच करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक, तो यही था आपका क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। मतलब कार्टेशियन फॉर्म में अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो आप हमेशा ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक, तो आइए अब हम लोग निकालते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए हमने ए वेक्टर आपको दिया गया है, ए वेक्टर आपको 3i कैप प्लस 4j कैप
प्लस 5k कैप, और यहाँ से बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके से दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड बनाएंगे, आई कैप जे कैप और k कैप, और यहाँ पे साइन लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। बस आपको याद रखना है जे वाले पे हमको माइनस लेना है, ठीक। अब हमको 3 को पहले लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे, तो 1, इसके भी सामने जे के सामने भी 1 होगा और यहाँ पे 4 होगा। अब इसको सॉल्व करना है, ए क्रॉस बी निकालना है हमको, तो क्या आ जाएगा, पहले आई कैप लिखेंगे और आई कैप वाला लाइन जो कॉलम है रो दोनों को हम लोग क्लोज कर देंगे और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखिए 4 4 जा 16 और 5 1 जा 5, तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस जे कैप लेंगे, यहाँ पे माइनस जे कैप वाला रो और कॉलम दोनों आप क्लोज करके बंद कर दीजिए और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो आपका 3 और 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, -5 में 1 का होगा 5 आ जाएगा। फिर आपका k कैप उसी तरीके से प्लस k कैप आएगा और k कैप ये वाला रो और ये वाला कॉलम हम बंद कर दीजिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, -4 1 जा 4, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आई कैप की वैल्यू अगर 16 में से 5 घटा देंगे तो आपका 11 आई कैप आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 12 - 5 7 जे कैप आ जाएगा, और यहाँ पे 4 -3 -4 करेंगे तो -1 आएगा, तो -k कैप आ जाएगा। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी आपका डायरेक्टली निकल जाएगा, ठीक। तो कितने आसान तरीके से इसका आपका आंसर आ गया। और हाँ देखिए इसका जो रिजल्ट आया है एक वेक्टर ही आया है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा वेक्टर आता है, ठीक। अगर इसका मैग्नीट्यूड कह दे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह दे, तो आप वही पुराना फॉर्मूला, पहले ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक, यही हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे जो रिजल्ट आया है। तो ए एक्स यहाँ पे 11 है, 11 का स्क्वायर प्लस 7 का आपका -7 का स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 49 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे 171 आ जाएगा अंडर रूट, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आप ऐड करिए, यहाँ पे 49 में 1 ऐड करेंगे 50 और 50 में 1 to 1 जोड़ेंगे तो आपका 171 आ जाएगा, ठीक। तो यही आपका मैग्नीट्यूड निकल गया और ये आपका वेक्टर निकल गया, ठीक। तो ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्वेश्चन में आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप आपको हमेशा नहीं यूज करना है। जब आपको यूनिट के फॉर्म में, जो मैंने पहला एग्जांपल करवाया था, जब कार्टेशियन फॉर्म में नहीं होगा तब वो फार्मूला लगाना है। बाकी हमको क्रॉस प्रोडक्ट अगर कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो हम लोग हमेशा इस मेथड से करेंगे, ठीक। तो आई होप कि ये चीज आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। दो चीजें और देख लीजिए, यहाँ पे एरिया ऑफ, अगर आपसे कह दे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और आपसे पूछ दे कि एरिया ऑफ पैरेललोपाइप्ड, एरिया ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपसे पूछ दे और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछ दे, तो इसका आंसर क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 ब्रेथ, आपका क्या होता है 1/2 ब्रेथ इनटू हाइट होता है ना, ब्रेथ, सॉरी यहाँ पे आपका क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, सॉरी देख लेते हैं इसको। सॉरी यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी गलती होगी, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो बेस इनटू हाइट होता है, बेस इनटू हाइट होता है, ठीक।
तो अगर आपसे वेक्टर के फॉर्म में पूछ दे और आपका क्वेश्चन में दे दे कि आपको एक वेक्टर दिया गया है, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए कोई भी आपका, हाँ, जो वेक्टर होना चाहिए, दोनों वेक्टर, जो ए वेक्टर होना चाहिए और जो बी वेक्टर होना चाहिए, ये दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसके? ट्रायंगल के। ठीक है, ये दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थर्ड साइड अगर आपको थर्ड साइड बताना या एरिया बताना है इस ट्रायंगल का, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। जैसे ए वेक्टर है, इसका एक साइड बी वेक्टर है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक, अब हमारा बी का कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मान लीजिए एंगल थीटा है, तो यहाँ पे बी का कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे बी साइन थीटा हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। तो अब हमारा बेस तो हमको पता है, बेस हमारा कितना है? मॉड ऑफ ए निकाल देंगे तो वही हमारा बेस निकल जाएगा। और हाइट हमारी कितनी है? हाइट हमारी बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा। तो यहां से आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ए बी साइन थीटा क्या होता है? हमारा वही मॉड ए क्रॉस बी के बराबर होता है। तो हाफ ए क्रॉस बी अगर हम लोग किसी फॉर्मूले में रख देंगे तो उससे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका अगर पूछ दे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछ दे, तो आप आराम से फॉर्मूला बता सकते हैं। फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? 1/2 ए क्रॉस बी, आपका ए क्रॉस बी कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। थोड़ा सा कभी कभी देखिए ना, कुछ चीजें क्या होती हैं दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल वेक्टर में दे दे आपसे, तो हाफ ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी निकाल के उसका हाफ कर देंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ए क्रॉस बी का मॉड जो होगा, क्योंकि ये देखिए पूरी वैल्यू मॉड में है, यहाँ पे एन कैप नहीं लगा हुआ है, तो ए क्रॉस बी का जो मॉड निकलेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है, जहां पे बी वेक्टर इस तरीके से है और ए वेक्टर इस तरीके से है। तो उसी तरीके से हम लोग मान लीजिए यहाँ पे इसको इंक्रीज करेंगे, इसको, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन गया आपका। अब पैरेललोग्राम बन गया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमको पता है, बेस हमारा मॉड ऑफ ए, हमारा बेस तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारा हाइट अगर निकालना है तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो अब b के साथ इसका कंपोनेंट जब लिखेंगे तो यहाँ पे b cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे b sin थीटा हो जाएगा। तो इसकी पूरी हाइट कितनी हो गई? b sin थीटा हो गई। तो यहाँ पे बेस हमारा कितना है? मॉड ऑफ a है, और यहाँ पे b sin थीटा है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ए बी साइन थीटा आ जाएगा। ए बी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ आपको क्या निकालना है? पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपका क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और मॉड हम लोग क्यों लगा रहे थे आपको यहां से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एन कैप हमारा डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एन कैप आपका गायब हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में एक वेक्टर दिया रहेगा, या एक क्वेश्चन आप कर लीजिए ना, एक क्वेश्चन आपका, मैं क्वेश्चन आपको से करवा देता हूँ। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन करवा देते हैं। आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना है। ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय
डिटरमाइंड बाई ए वेक्टर आपको दिया गया है, ए वेक्टर 3i कैप इंटू आपका क्या है 3i कैप प्लस 5j कैप, और यहाँ पे बी वेक्टर आपको दिया गया है 2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, इस तरीके से आपका दो वेक्टर आपको दिए गए हैं। आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो डायरेक्टली हम लोग पहले ए क्रॉस बी निकालिए, इसका ए क्रॉस बी आप निकालिए। ए क्रॉस बी निकालने के लिए वही फार्मूला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3i कैप प्लस 5j कैप और यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे दो ही आपका टर्म दिया गया है, तो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, नॉर्मल जो मेथड था हमारा मल्टीप्लाई का, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई जे के कैप तीनों नहीं है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए 3 का 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6, आई कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा। तो आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो आई से आई वाला आपका 0 हो जाएगा। अब 3i का 4j के साथ करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 3 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे i क्रॉस j करिए। और यहाँ पे एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा, i क्रॉस j आ रहा है तो i क्रॉस j ही लिखना है, ये नहीं कि आप j क्रॉस i लिख दे। ऑर्डर आप कभी भी चेंज मत करिएगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से i क्रॉस j आ गया, इसको रहने देते हैं, प्लस 5j के साथ अब 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तो दोनों में हो गया, अब 5j का इन दोनों में करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, j क्रॉस i कैप हो जाएगा, और यहाँ पे 5 4 जा 20 हो जाएगा, और j क्रॉस j आपका क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 होती है, तो पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए वही हमारा मेथड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड, तो हम कैसे जा रहे हैं, i से j में जा रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो k कैप हो जाएगा, प्लस 10 आपका j क्रॉस i हम लोग जा रहे हैं, j क्रॉस i जा रहे हैं, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो जो तीसरा वेक्टर रहेगा उसमें माइनस लग जाएगा, तो माइनस k कैप आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर जो है 12 k कैप प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 10 k कैप हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हमारा होता है। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, इसका मॉड निकालते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100, तो यहां से क्या हो जाएगा 244 आ जाएगा, 244 आ गया। अब यहाँ पे 2 से हम लोग इसी को डिवाइड कर देंगे, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हाफ, मतलब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है, जो इन दोनों का मॉड आया है, मतलब अंडर रूट 244। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैंने इसका भी एग्जांपल आपको बता दिया, और बाकी आप इसी क्वेश्चन को पैरेललोग्राम के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये 1/2 जो लगा रहे हैं ये नहीं रहेगा, आंसर आपका यही रहेगा। ठीक, तो यहां से आप अपने से भी क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी दोनों फॉर्मूला मैंने बता दिया, और बाकी हर चीजें क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड आज आपकी कवर हो गई, और आपका अब एक ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ना है आपको। अब अगले क्लास में हम लोग ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, उससे आपके प्रूफ पूछे जाते हैं, तो वो चीज भी हम अगले क्लास में कवर करेंगे। बाकी आज की चीजें आप एक बार फिर से आप देख लीजिए। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने वेक्टर का समझा कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, इसको क्यों हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, क्यों वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया कि ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसके बाद हम लोग इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन के बाद मैंने बताया कि जो एन कैप होता है वो क्या होता है, और जो सी वेक्टर आता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है ए कैप के, ए वेक्टर के और बी वेक्टर के। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया इससे रिलेटेड कि आपको पूरा समझ में आ जाए
कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इसका स्पेशल केस मैंने आपको बताया। स्पेशल केस के बाद मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, जिसमें पहला आपका था कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, और बाकी उसी वेक्टर से अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो आपका आंसर 0 आएगा। ठीक, और बाकी फिर मैंने बात किया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आप ये वैल्यू जरूर याद रखिए, अगर सेम से होगा तो 0, बाकी एक ऑर्डर में क्लॉकवाइज होगा तो नेक्स्ट वेक्टर के साथ पॉजिटिव में आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेक्स्ट वेक्टर के साथ निगेटिव साइन लगेगा। और ये मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक आपको समझा दिया है। और बाकी क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको समझा दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको कैसे करना है एग्जाम में। ये तो आपका नॉर्मल मेथड था, लेकिन नॉर्मल मेथड से नहीं करेंगे, नॉर्मल मेथड से आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग डायरेक्टली इस शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। हम लोग सीधे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और उसमें हम लोग आई कैप को लेंगे, उसका रो कॉलम बंद करेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो यही मेथड आप अप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। एक क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी मैंने आपको करा दिया। तो यही थी आज के क्लास में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें आपको कवर करवा दी गई हैं। अब आप अपने से बैठ के कुछ क्वेश्चन उठाइए बुक में से, देखिए आपको आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे आप बताइए, हम आपको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी क्लास का फीडबैक रहे वो आप जरूर भेजा करिए, जिससे हम अपने चीजों को और इम्प्रूव करके आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।